हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी की क्लासेस। तो हम लोगों ने बहुत जल्दी ज्योग्राफी भी कंप्लीट कर लिया। आज आपकी क्लास 7th की ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है। क्लास 7 में केवल 7 चैप्टर थे जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और 6 तो आपको पता ही है, पहले ही हो चुका है। अब लास्ट आपका बचा हुआ है क्लास 8 की एनसीईआरटी, और इसमें भी 6 से 7 ही हैं। तो मैंने बोला भी था कि 1 वीक के अंदर आपकी पूरी ज्योग्राफी जो है कंप्लीट हो जाएगी, मतलब आने वाला वीक। ठीक है, उसके बाद से पॉलिटी के लिए तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि पॉलिटी एक कंपेयर टू हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी बहुत ही छोटा ही है। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें तो पढ़नी नहीं है। आधा आपने देखा होगा कि स्टोरी ही स्टोरी है, तो मेन मेन ही फैक्चुअल चीज़ें देखेंगे अगर आप, तो वो भी आपका 1 से 1.5 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ज्योग्राफी के नोट्स के लिए बहुत मैसेज आने लगा है, तो देखिए एक रिक्वेस्ट है कि जब बन जाएगा तो मैं आपको खुद बता दूंगी। देखिए डिटेल में चीज़ें बनानी है। अब हिस्ट्री में भी समय इसीलिए लगा होगा, आपने नोट्स देखा होगा कि मैंने हर एक पॉइंट को मेंशन किया है, ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्किप ना हो और आपको ये ना लगे कि अरे यार एग्जाम में ये पूछा है, ये हमने पढ़ा ही नहीं है। तो ज्योग्राफी में भी समय लग रहा है, और बनाने वाली भी मैं ही हूँ, अकेले हूँ, दिन रात लगा रही हूँ इसमें। और इसमें गर्मी का आप हालत तो देख ही रहे हो। तो जैसे ही बन जाएगा मैं आपको तुरंत, मैं अपने साइड से कोशिश कर रही हूँ कि जितना जल्द हो सके मैं आपको अगर ज्योग्राफी पॉलिटी दोनों एक साथ पॉसिबल हुआ तो दोनों एक ही साथ बनाकर दे दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए आप हिस्ट्री तो पढ़ लो एटलीस्ट। जो मैंने हिस्ट्री के नोट्स दिए हैं आपको, 49 रुपीज़ में पेड नोट्स है, जिसे लेना होगा मैसेज करके, कमेंट सेक्शन में नंबर है, ले लीजिएगा। एटलीस्ट आप हिस्ट्री को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए, कि मान लो अगर हिस्ट्री से 12, 15, 14 जितने भी क्वेश्चन पूछे वो आप गलत ना करो। ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड टेलीग्राम में आपको ये वाली पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी जो मैंने खुद से बनाया है कस्टमाइज नोट्स, केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाले, उसके लिए आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा। ये देखिए रेगिस्तान में जीवन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा है। अब जैसे ही रेगिस्तान का नाम आएगा, आप जानते ही हैं कि एक शुष्क प्रदेश होता है, बहुत ज्यादा, कभी अत्यधिक उच्च और निम्न तापमान एक तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। गर्म या ठंडा हो सकता है। रेगिस्तान का मतलब ये नहीं है कि बस गर्म ही होगा। देखिए थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देखने के लिए हम ऊपर वाला कुछ लाइन पढ़ लेते हैं। तो अब जैसे कि आपने सहारा रेगिस्तान देखा होगा, आज के समय में वो आपको लगता है इस तरीके से एकदम बंजर, बट एक समय में काफी हरियाली थी, और ये वाला ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आज हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ने वाले हैं जहां पर लोग बहुत ही, आप सोचिए 44, 45, 52 डिग्री में टेम्परेचर चला जा रहा है, लोगों की हालत खराब हो जा रही है, कहीं कहीं पर तो 65 डिग्री टेम्परेचर है। ठीक है, तो जहां पर लोग बहुत ही अत्यधिक कष्टकारी तापमान में वो जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म है, तो कुछ बर्फ की तरह ठंडा है। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, और इनमें कम वर्षा होती है, विरल वनस्पति है, तापमान अपने एकदम चरम पे होगा, मतलब एकदम हाई टेम्परेचर। और तापमान के आधार पर रेगिस्तान भी आपका गर्म या ठंडा हो सकता है। इन स्थानों में जहां कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध है, तो लोग वहां पर खेती करने के लिए बस जाते हैं। ठीक है, चलिए अब ये फोटो देखो, ये है सहारा रेगिस्तान। ये क्या पहले से ऐसा था? बिल्कुल भी नहीं। और ये लाइन बार बार पूछी जाती है क्योंकि ये एक समय पे पूरा हरा भरा था, और ये हमारी ही गलतियों की वजह से ये हो रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब हम लोग बस पेड़ काटते जाएंगे, फैक्ट्रियां लगाएंगे, इंडस्ट्री, पैसे कमाने के लिए, आप देख ही सकते हो। तो गर्म रेगिस्तान सहारा, ये सबसे पहले आपको याद रखना है कि विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखो। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैला सहारा के रेगिस्तान का पता लगाएं। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि कहां पर है ये सहारा के रेगिस्तान, तो उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैला हुआ है। ये एक लाइन पूछता है। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। बार बार पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो वो है ये आपके सामने है, सहारा रेगिस्तान। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, और इसके पहले मैंने आपको बताया था भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो ये भी ध्यान रखना है। ये फैला हुआ है 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में, और भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। तो ये नाम भी अगर आप याद रख सकें तो रख लीजिएगा, क्योंकि देखिए पैटर्न बहुत बदल रहा है, किसी को नहीं पता है कि क्या पॉइंट सीटेड पूछेगा। इसलिए आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक एक लाइन को ध्यान से देखें। वन लाइनर के चक्कर में मत पड़ जाना, मैं पहले ही बता देती हूँ। ठीक है, तो ये देश है अल्जीरिया, चाड, और ये वाला लाइन पूछा भी था, ये चाड वाला। 2-4 नाम लिख देगा, फिर बोलेगा इसमें से कौन सा सहारा रेगिस्तान से नहीं घिरा हुआ देश है। अब बताइए कैसे बताएंगे? तो अल्जीरिया हो गया, चाड हो गया, मिस्र, लीबिया, माली, मरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया एंड पश्चिमी सहारा।
ठीक है। अब जैसे ही रेगिस्तान के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग बोला कि आपके मस्तिष्क में कैसा दृश्य, एक बार इमेजिन कीजिए किस तरीके की चीजें आ रही होंगी। परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरन वहां बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्कृष्ट पठार भी दिखाई देते हैं। ये देखिए यहां पर आपको ये ऐसे देखिए, ये है, ये आप देख सकते होंगे, ये बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, यहाँ पर आपको ये ये चट्टाने देखने को मिलेंगी, पठार भी देखने को मिलेंगे। ठीक है। और ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर तो 2500 मीटर से भी अधिक ऊंचे हैं, ये सहारा रेगिस्तान के। ठीक है। अब ये देखिए, ये वाली लाइन पूछी हुई है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि एनसीईआरटी में जो ब्लू बॉक्सेस में लिखे होते हैं ना, खास तौर पे वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे इस सहारा मरुस्थल बोलेंगे तो आपको अफ्रीका तो याद रहेगा ना, उत्तरी अफ्रीका। एक मिनट, नीचे ही चले गए हम लोग। ये लाइन ये भूलिएगा मत, क्योंकि ये पूछता है किस महाद्वीप में है, तो अफ्रीका महाद्वीप में है, उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैला हुआ है। ये मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आज के समय में ना पैटर्न में बार बार लोकेशन बहुत पूछते हैं। अब ये वाली लाइन डायरेक्ट पूछी हुई है कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का जो सहारा रेगिस्तान है ना, वो एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से हमें पता चलता है कि यहाँ पर नदियां तथा मगरमच्छ भी पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु, बकरी, सामान्य जानवर भी थे। परंतु यहाँ का ऐसा क्लाइमेट बदला जिसने इसको बहुत ही गर्म व शुष्क बना दिया। तो ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, ये हमारे ही मतलब जो आपको मैंने उस दिन भी बोला था कि आज ये जो टेम्परेचर बढ़ा है, आगे पता नहीं क्या होगा। क्लाइमेट चेंज का बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इसका जीता जाता एग्जाम्पल है सहारा रेगिस्तान। आप सोचो ना, ऐसा क्या हुआ होगा कि अचानक से ये सब ऐसा हो गया कि एक समय पूरा हरा भरा मैदान था, यहाँ पे आपको नदी, मगरमच्छ, अलग अलग जानवर आपको देखने को मिलते थे। बट आज के समय में यहाँ पे कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये आपका सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है, 11 देशों से घिरा हुआ है। अब ये देखिए, सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। आई थिंक 2 दिन पहले दिल्ली का जो टेम्परेचर था वो 52 डिग्री पहुंच गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अब हम पढ़ रहे हैं तो इसकी क्लाइमेट के बारे में भी तो हमें पढ़ना होगा ना। तो यहाँ पे चलते हैं, जलवायु। सहारा रेगिस्तान की ही बात हो रही है अभी भी। तो देखिए, जो जलवायु है, जो क्लाइमेट है, वो अत्यधिक गर्म और शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल, मतलब बारिश होती ही नहीं है, बहुत कम होती है। आकाश भी बादल रहित और निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। और दिन जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है। दिन के समय में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुँच जाता है, सोचिए, इससे भी ऊपर, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं और इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। बट इसके ऑपोजिट में ध्यान रखना, क्योंकि इसीलिए पूछता है कि रातें ना बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं और तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मतलब दिन में जहाँ पे टेम्परेचर इनका 50 डिग्री पहुंच रहा है, उसके कंपेयर में एकदम ऑपोजिट है, रात में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है और लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तापमान गिरकर। इसलिए क्वेश्चन बार बार एग्जामिनर पूछेगा, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि भाई सहारा रेगिस्तान गर्म ही होगा, ठंडा क्यों होगा, रात में हो जाता है। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब जब यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है तो आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ की वनस्पतियां कौन सी पाई जाती हैं। तो वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ और एकेसिया ये पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पर कुछ स्थानों पर आपको मरुद्यान खजूर के भी पेड़ों से घिरे हरित द्वीप भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो वनस्पति और प्राणी जात। अब वनस्पतियां तो आपने देख लिया, प्राणी जात में देख लेते हैं। ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप, इनकी अलग अलग प्रजातियां और छिपकली भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये एक बार देखिए, सहारा रेगिस्तान में मरुद्यान। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब यहाँ पे लोग किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके के कपड़े पहनते हैं जब दिन में इतनी गर्मी होती है, और ये लाइन भी पूछी हुई है। देखो, सहारा रेगिस्तान बहुत ही कष्टकारी क्लाइमेट है। जो लोग यहाँ पे निवास करते हैं वो अलग अलग एक्टिविटीज में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन तथा तुआरेग भी शामिल है। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट और घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है और इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं। अब यहाँ के जो लोग रहेंगे अपने जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ व्यवसाय तो करेंगे ही, तो ये आपको याद रखना है। तथा पशुओं के जो बाल होते हैं इसका उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े
कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधी और गर्म वायु से बचने के लिए भी ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। और यही क्वेश्चन पूछता है कि जो सहारा रेगिस्तान में जो लोग निवास करते हैं वो किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, हल्के या फिर भारी। तो अब मन में आएगा यार इतनी गर्मी में भारी कपड़े तो नहीं पहनेंगे ना, हल्की ही पहनेंगे। बट नहीं, ध्यान रखना, इतनी ज़्यादा आंधी और जो गर्म एकदम हल्के कपड़े होंगे तो आप खुद सोचिए ना कि गर्म वायु तो डायरेक्ट जो है बॉडी को टच करने लगेगा, इसीलिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। सहारा में मरुद्यान और मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है और यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ पर चावल, गेहूं, जौ, सेम जैसी फसल भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा, जो कपास मिस्र में उगाया जाता है ना, वो फेमस है। ठीक है। अब तेल की खोज जो है वो संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में जो है अन्य महत्वपूर्ण भी खनिज हैं, जैसे कि लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एंड यूरेनियम। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊंटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं और नमक के व्यापार में ऊंटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं और बहुत सारे चलवासी जनजाति के लोग भी शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं। ठीक है, जहाँ वे तेल और गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। तो यहाँ की भी जो सांस्कृतिक, जो कल्चरल, जो लाइफस्टाइल है, काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि सहारा रेगिस्तान के लोग हल्के कपड़े पहनते हैं या भारी, तो आपका जवाब होना चाहिए भारी वस्त्र। ठीक है। जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहां पर आपने देखा होगा ना, ऐसे गड्ढा बन जाता है, गर्त बन जाती है। जहां गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहां मरुद्यान बनते हैं और ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। लोग इनके आसपास निवास करेंगे ताकि वो अन्य फसलें उगाएं, खजूर के पेड़ लगा सकें। अदरवाइज इनका किस तरीके से चलेगा। ठीक है। तो रेगिस्तान में जीवन, और पहले तो अभी हमने गर्म रेगिस्तान देखा, अब आता है ठंडा रेगिस्तान। और ये वाला क्वेश्चन अभी आपका पूछा है सहारा और ये दोनों पूछा है। तो ये है हमारा लद्दाख, ठंडा रेगिस्तान है लद्दाख। लद्दाख शब्द सबसे पहले याद रखो, 2 शब्दों से बना है। ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा तथा दाख का अर्थ है देश। ठीक है। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से है द्रास, जो कि लद्दाख में स्थित है। तो याद रखिएगा, सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो वो है द्रास, जो कि कहाँ पर है, लद्दाख में। ठीक है। ये दोनों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर के पूर्व में वृहत हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में कराकोरम पर्वत श्रेणियां और दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं, जिनमें सिंधु नदी जो है वो प्रमुख नदी है और ये नदियां गहरी घाटी और गार्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में बहुत सारे हिमनामियां हैं, जैसे कि गैंग्री हिमानी। ठीक है। तो अगर आपसे पूछें ठंडा रेगिस्तान लद्दाख कहाँ पर है, तो वृहत हिमालय में स्थित है और इसके उत्तर में है कराकोरम और दक्षिण में है जास्कर। ठीक है ना। तो ये वाले पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। लद्दाख की ऊंचाई जो है वो कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर कराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। ठीक है। ये आपसे पूछा हुआ है, ये लाइन जो मैं यहाँ आपको बता रही हूँ। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, वायु परत जो है वो पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है एवं रात में तापमान तो -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है, तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से ही नीचे रहता है। चूंकि यह हिमालय के वृष्टि छाये क्षेत्र में स्थित है तो यहाँ पे वर्षा बहुत ही कम होती है। तो ये लद्दाख सोचिए, एक तरफ सहारा का टेम्परेचर दिन में कितना पहुंच जा रहा है 50, और यहाँ पर 0 से ही थोड़ा सा अधिक है, और रात के समय में तो नेगेटिव में चला जा रहा है। इसीलिए ये ठंडा रेगिस्तान है। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि यह हिमालय के वृष्टि छाये क्षेत्र में है, इस वजह से यहाँ पे बारिश नहीं होती है, बहुत ही कम होती है। ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो, ये लद्दाख। ठीक है। चलो, लद्दाख को खापचान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि। सारे बॉक्सेस वाले याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुश्किल से 10, यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। और यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठें कि आपके पैर छाया में हो, तो आप एक साथ एक समय पर ही उष्माघात और तुषार उपघात दोनों से ही ग्रसित हो जाएंगे। ठीक है। बारिश बहुत कम होती है। उसके बाद से अब यहाँ पे
वनस्पतियां कैसे हैं, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर घास और छोटी झाड़ियां मिलती हैं। घाटी में सरपत एवं पॉपुलर की ये वाली लाइन पूछी हुई थी। सरपत एवं जिसे हम विलो बोलते हैं, पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में आपको सेब, खुबानी, अखरोट जैसे पेड़ वो देखने को मिलेगा। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां देखने को मिलती हैं। इनमें रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नेकॉक, रैवन और हुप, ये सारे नाम याद रखना है कि कहाँ पर किस तरीके के पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशु में आपको जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक और विशेष प्रकार के कुत्ते देखने को मिलेंगे। इन पशुओं का दूध, मांस और खाल के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर और मक्खन बनाने के लिए करते हैं। भेड़ और बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे जो प्राणी हैं, जो भी पक्षी हैं, पशु हैं, उनके नाम आपको याद रखना है और उनसे क्या क्या किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है। दूसरा ये देखिए, चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्रायः जीव है। इसका शिकार शहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का और अत्यधिक गर्म होता है। ये नाम ये पूछता है कि शहतूश, जो ये चीरू या तिब्बती एंटीलोप है, एक विलुप्त प्रायः जीव है, इसका यूज हम किस लिए करते हैं? इसका शिकार हम शाहतूश नामक ऊन के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो बहुत हल्का होगा और गर्म भी ज़्यादा करेगा। ठीक है। अब यहाँ के लोग, ये वाला भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत, अभी हमने देखा ना, लद्दाख में ही है। तो सरपत विलो पेड़ की लकड़ी से बनाते हैं। तो जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि क्रिकेट का जो सबसे अच्छा बैट है वो किससे बनाते हैं? सरपत की लकड़ी से। ठीक है। ये देखिए, ये थिक से मठ है। देखिए यहाँ के लोगों के बारे में देखते हैं। तो यहाँ के जो अधिकांश लोग हैं ना, वो या तो मुसलमान हैं या बौद्ध हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में आपको बहुत सारे बौद्ध मठ इनके परंपरागत गोपा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं हेमिस, थिक्से, से और लामायुरु। तो ये लद्दाख में जो है मोस्टली जो है मुसलमान या फिर बौद्ध रहते हैं और आपको बहुत सारे बौद्ध मठ भी देखने को मिलेगा, जिसमें से फेमस ये हैं। ये देखिए थिक्से मठ, ये इस तरीके का दिखता है। तो ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम, सलजम इसकी खेती करेंगे। और शीत ऋतु में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ने लगती है, तो कष्टकारी होती है। तो लोग धार्मिक अनुष्ठान और उत्सव में अपने आप को बिजी रखते हैं। यहाँ की महिलाएं बहुत ज़्यादा मेहनती होती हैं। वे केवल घर और खेतों में ही काम नहीं करती, बल्कि वो साथ साथ में छोटे व्यवसाय और दुकान को भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क और वायुमार्ग द्वारा भली भांति से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। तो ये वाली लाइन भी आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किसको जोड़ता है? तो लेह को जोजला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से। ठीक है। तो बेसिकली आपको जो ये चैप्टर बहुत छोटा है, बट एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कह सकते हो कि ये पढ़ें कि ना पढ़ें, स्किप कर दें, नहीं। अब यहाँ पर देखिए बारालाचा दर्रा, ये देखिए मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। रोहतांग, बारालाचा, लूनगालाचा ला और टंगलंग ला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के ही बीच में खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा देते हैं। तो ये है मनाली लेह, जो कि 4 दर्रों से गुजरता है। अब यहाँ पर इन लोगों को देखिए, इनकी पारंपरिक वेशभूषा है, जो कि लद्दाखी महिलाएं आप देख सकते हैं। तो यहाँ का मुख्य अगर मैं क्रियाकलाप पर्यटन है, आपने देखा होगा कि लोग यहाँ पे बहुत घूमने जाते हैं, टूरिस्ट भी, और गर्मियों के समय में भी जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ से भी लोग यहाँ पे बहुत घूमने के लिए जाते हैं। देश विदेश से बहुत सारे पर्यटन आते हैं, तो ये पर्यटन घूमने के लिए आते हैं। गोपा दर्शन, घास के मैदान, हिमनद की सैर, उत्सव अनुष्ठान को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षक हैं। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जो जनजीवन है उसमें परिवर्तन आ रहा है। अभी आपने देखा होगा न्यूज़ मीडिया में भी काफ़ी समय से चल रहा था कि एक तो वैसे भी कुछ एरिया ही साफ बचे हैं, फिर भी लोग उसको गंदा करने में तुले हुए होते हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, आधुनिकीकरण हो रहा है, यहाँ पर भी परिवर्तन आ रहा है। लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय और संतुलन करना सीखा है। जल और ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकतानुसार और मितव्ययता से ही इनका उपयोग करते हैं। कुछ भी वेस्ट नहीं करते हैं, जैसे हमारे साइड में होता है कि पानी ऐसे ही छोड़ दिया है, टैप ऑन करके पानी की टंकी भर रही है, पानी गिर रहा है। यहाँ के लोग काफ़ी बैलेंस तरीके से यूज करते हैं और उन्हें पता है कि भाई ये चीज़ें कितनी मेहनत से मिलती है। आप सोचिए, जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ के लोग बहुत ही बैलेंस तरीके से यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं।
सहारा रेगिस्तान अभी हमने देखा अफ्रीका में स्थित है, और 2 रेगिस्तान हमने देख लिया, एक कोल्ड डेजर्ट जो कि आपका लद्दाख है, सहारा रेगिस्तान भी देख लिया। लद्दाख रेगिस्तान की जलवायु परिस्थितियां क्या हैं, लद्दाख में पर्यटक के लिए प्रमुख आकर्षण क्या है, सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, भारी वस्त्र, लद्दाख में उगने वाले पेड़, तो पेड़, जानवर, पक्षी, ये सब आपको याद रखना है। सहारा रेगिस्तान आपको पता ही है उत्तरी अफ्रीका इसमें स्थित है। सहारा जो है गर्म है। लद्दाख के अधिकांश निवासी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, बौद्ध और मुसलमान, ठीक है। रेगिस्तान की विशेषता है विरल वनस्पति है। लद्दाख में हेमिस क्या है, मठ है, बौद्ध मठ, अभी हमने देखा। मिस्र जो है कपास के लिए, कपास की फसल के लिए प्रसिद्ध है। ओके, तो चलिए ये हमारा यहाँ पे हो गया। बाकी आज हमारा कंप्लीट, और कल आपको पता ही है संडे को हम लोग टेस्ट लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, एंड मंडे से आपका क्लास 8 की ज्योग्राफी स्टार्ट, एक वीक में वो भी खत्म। तो टेंशन मत लो, हिस्ट्री का जो नोट्स आपको मिला हुआ है, आपने परचेज किया है मेरे से, तो एटलीस्ट उसका फ़ायदा तो उठाइए, उसको पढ़ लीजिए इतनी बार कि वहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। और जिसे नहीं मिला है तो प्लीज़ आप ले लेना, मात्र 49 में है, बट ये आपको दिख रहा होगा 49, बट इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है इस नोट्स की। ये नोट्स ऐसा है कि आपको हर एक एग्जाम के लिए काम आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी आपको सब में पढ़नी ही है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और लाइक कर दीजिएगा अगर आपका मन हो तो। 500 लाइक्स का टारगेट है, प्लीज़ कंप्लीट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।